लोगों ने सनातन धर्म को ही चौपट यानी खराब करने पर या विलुप्त करने पर आमादा हो गए, तो इतना पुरातन वैदिक को तोड़ मरोड़ करने पर, खत्म करने पर आमादा हो गए। इस नाते जो है भारतीय जनता पार्टी की हार। भगवान राम ने स्वयं अवधेश प्रसाद जी को जिता करके वहां संदेश दिया है कि सनातन धर्म से राजनीतिक छेड़छाड़ मत कीजिए। संघ मंत्री है, लेकिन बुलडोजर का अक्सर होता है कि जो विरोधी सत्ता पक्ष के लोग नहीं होते हैं, चाहे छोटे मुलजिम हो, चाहे समाजवादी पार्टी का कोई छोटा मुलजिम है, छोटी भी कार्रवाई है तो बुलडोजर उसको ढूंढने लगता है। सारे अधिकारी जुट करके एसडीएम वगैरह उसका कागज पत्र बना करके बुलडोजर चलवा देते हैं। ये सत्ता। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आपको मतलब इस वक्त जो हम बैठे हैं यहाँ पर, हमारे कैसरगंज के सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर, सबसे बुद्धिमान प्रत्याशी जो रहे हैं पंडित श्री भगत राम मिश्रा जी के साथ बैठे हैं और अपने नए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। आज कुछ विशेष विषय है, उस पर चर्चा करेंगे। तो मिश्रा जी, ये बताइए कि इस वक्त जो राम मंदिर की मुद्दा था, इस मुद्दे पे तो हार गई बीजेपी, तो हारने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, हारने का मुख्य कारण यह है कि जो हमारा सनातन धर्म है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सनातन धर्म को ही चौपट यानी खराब करने पर या विलुप्त करने पर आमादा हो गए। तो इतना पुरातन वैदिक काल से चला आ रहा है, जिसकी कल्पना लोगों को नहीं है। और उसमें हम भी सनातनी हैं, हमारे लीडर भी सनातनी हैं, हम भी राम भक्त हैं, हमारे नेता अखिलेश यादव भी राम भक्त हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ करने पर, खत्म करने पर आमादा हो गए। इस नाते जो है भारतीय जनता पार्टी की हार। भगवान राम ने स्वयं अवधेश प्रसाद जी को जिता करके वहां संदेश दिया है कि सनातन धर्म से राजनीतिक छेड़छाड़ मत कीजिए। शंकराचार्यों की बात नहीं मानी गई। जो हमारे धर्म के अधिष्ठाता हैं, वो वैदिक काल से जगत गुरु शंकराचार्य ने शंकराचार्य को किया है। तो धर्म पर अधिकार जो है शंकराचार्यों का है। किसी राजनीतिक, मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी राजनीतिक या राजा या राजनीतिक ताकतवर शासन सत्ता का धर्म पर अधिकार नहीं है। धर्माधिकारियों का धर्म पर अधिकार सभी धर्मों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि आपने मतलब अपना जो राजनीतिक करियर है वो कब से स्टार्ट किया? मतलब देखिए, राजनीतिक करियर और सामाजिक करियर ये सब कोई अलग नहीं है जी। मैं वकालत में जब पढ़ करके आया तो मुझको लगा कि इस देश का सबसे ज्यादा जो है वो किसान परेशान है। मैं भी किसान था, तो वो 90 के आसपास मैं खेती कर रहा था, अच्छी खेती करना चाहता था, लेकिन खेती में बचत नहीं हो रही थी मुझको। तो मैं किसानों की लड़ाई को लेकर के 1994 में मैं सुप्रीम कोर्ट गया जी। और सुप्रीम कोर्ट में जो है चीफ जस्टिस अहमदी और भरूचा की डबल बेंच में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था कि इस देश में किसानों को लागत मूल्य नहीं मिला। लागत मूल्य न मिलने की बात मैंने सुप्रीम कोर्ट में, देश का पहला व्यक्ति हूँ कि किसानों की बात मैंने उठाई। इस देश में किसानों को लागत मूल्य आज तक नहीं मिला और आज भी नहीं मिला। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी बात नेचुरल जस्टिस ठीक है, लेकिन जुरिडिक्शन आपका हाईकोर्ट है, तो आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए जी। तो इस लिहाजे हमारी रीट खारिज करते हुए और पुनः हाईकोर्ट में दाखिला के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, फिर मैं 1995 में हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में मैंने पुनः याचिका अपनी प्रस्तुत की कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलना चाहिए। तो हाईकोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय हम लखनऊ बेंच पीठ ने कहा कि साहब जो है ये क्योंकि पॉलिसी मैटर है तो इसमें सरकार तय करेगी कि किसानों को लागत मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया और ये बताया हाईकोर्ट ने कि आपने बहुत 41 सूत्री मेरी थी, कई याचिकाएं एक साथ आपने मांग ली है, इसलिए एक एक याचिका में आई, इतने रिलीफ एक साथ नहीं दे सकते। फिर मैं 1998 में तीसरी याचिका में हाईकोर्ट गया, तब हाईकोर्ट ने कहा साहब पॉलिसी मैटर पे है, इसमें जो गवर्नमेंट तय करेगी। फिर जो है मैं 2010 में फिर हाईकोर्ट गया, इसमें रिलीफ नहीं मिल रही है, फिर हाईकोर्ट ने खारिज किया। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला चाहिए। आज भी मैं किसानों की लड़ाई कंटिन्यूअस सरकार से, अपने पार्टी के नेताओं से, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी जब मिलता हूँ, किसानों की बात अनुरोध करता हूँ और वो हमारी हर किसानों से संबंधित हर बात को राजी खुशी हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो हमारी मुख्य लड़ाई किसानों की है, क्योंकि बेसिकली किसानों को कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिलता। और आज के इस समय जो देख रहे हैं किसानों की, वो किसान एक ऐसा तबका है जो इतनी आत्महत्याएं उसकी बढ़ चुकी है इस सरकार में, जो उसकी छुट्टा जानवर से नुकसान हो जाता है, लागत मूल्य नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, हमको राइट ऑफ प्रॉपर्टी सभी को देश में है, सागवान बैठा दीजिए, किसान को कटाना तो उसमें परमिट के सब लोग जुटे हुए हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं कटा सकते। तो झूठे किसान पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं किसानों के लिए। तो किसान बहुत निरीह है, बहुत दुखी है। किसानों की लड़ाई हमारा राजनीतिक मुद्दा है और इसी को राजनीति में शामिल रखते हुए
अभी हाल ही में एक गोंडा के परसपुर में एक हत्याकांड हुआ है, इसमें जो आरोपी है वो बीजेपी पार्टी का है और उस पर अभी तक बुलडोजर जैसा कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको हमने वहां भी कहा था जी। देखिए, बुलडोजर का तो ये है कि ये बुलडोजर बाबा का निजी मामला है जी। और हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बुलडोजर का अक्सर होता है कि जो विरोधी सत्ता पक्ष के लोग नहीं होते हैं, चाहे वो छोटे मुल्जिम हो चाहे बड़े, अगर समाजवादी पार्टी का कोई छोटा मुल्जिम है, छोटी भी कार्रवाई है तो बुलडोजर उसको ढूंढने लगता है। सारे अधिकारी जुट करके एसडीएम वगैरह उसका कागज पत्र बना करके बुलडोजर चलवा देते हैं। ये सत्ता पक्ष का डराने का, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, डराने धमकाने का एक तरीका है। और भारतीय जनता पार्टी का हीनियस क्राइम के भी तमाम मुल्जिम आप लोग देख रहे हैं, घूम रहे हैं, जिन पर कोई कार्रवाई आता है। बुलडोजर छोड़िए, कार्रवाई नहीं हो रही, FIR नहीं दर्ज हो रही। तो ये हर शासन में होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डराने धमकाने का विशेष रवैया अख्तियार कर रही है। पिछले चुनाव देखा होगा, पूरे लोकसभा के चुनाव में प्रधान और कोटेदार जो उनके हथियार थे, जो हथियार से उनके लड़ रहे थे डर के मारे। आज वही चुनाव हो जाए, समाजवादी पार्टी बिल्कुल उत्तर प्रदेश में सरकार समझ लीजिए बना चुकी। 37 सीटें कांग्रेस को लेकर के 43 हुई, आधे से ऊपर हो गए। तो आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जो आपका गठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन, तो मान लीजिए अगर कांग्रेस की जो सीटें हैं, कांग्रेस अलग हो जाए तो उसके बाद भी क्या सपा बना पाएगी सरकार? अरे बिल्कुल साहब, बिल्कुल। सपा तो देखिए, सपा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, मैंने बता भी, आपने धर्म की बात पूछी थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असली सनातनी, असली धर्म के पथ पे चलने वाले जी, और सबको लेकर के चलने वाले, सभी को साथ पीडीए में उन्होंने अगड़ा जोड़ा है। और अगड़ा का उदाहरण देख लीजिए, हमारे माता प्रसाद पांडे जी को जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनाया है, यही कदम है उनका। अगले चुनाव में हमारे उत्तर प्रदेश का समस्त ब्राह्मण समाज, मैंने 1 तारीख को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के जन्मदिन पे ऐलान भी किया गोंडा में कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज धर्म के पथ पर चूंकि चलने वाला है ना जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धर्म के पथ पर चलते, वो असली सनातनी, वो चूंकि जो शंकराचार्य कर रहे हैं उस पथ पर चल रहे हैं, अपना धर्म में अड़ंगा नहीं डाल रहे हैं। शंकराचार्य धार्मिकों के पद पर, रामकृष्ण को मान करके धर्म के पद पर चल रहे हैं। तो असली धार्मिक, असली सनातनी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। तो धर्म की प्रतिष्ठापना होनी है, इस नाते 2027 में तो आना ना उनको। अभी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था तो लीक हो गया, उसके बाद फिर से पेपर हो रहा है, 23 तारीख से पेपर है। और हर बार की तरह क्या इस बार भी युवाओं के जो छात्रा हैं उनके भविष्य के खिलवाड़ हो सकता है? अब जो अभी तक जो सरकार का, प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का जो अभी तक का इतिहास लड़कों की जिंदगी के साथ का खिलवाड़ कर रहा है, वो मोदी जी की आज कोई गारंटी आज तक पूरी हो चाहे ना हो, पूरी हुई हो, लेकिन लीक होने की 100% की गारंटी अभी तक पूरी होती आई है। तो नौजवानों को भविष्य में भी यही दिखाई पड़ेगा कि अगली गारंटी भी लीक होने की गारंटी, मतलब उसकी भी संभावना पूरी बिल्कुल 100% है। ये तो ईश्वर की कृपा से बच जाए, लड़कों की भाग्य से बच जाए। सरकार में लगे हुए लोग जो है वो लीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। भविष्य जो है उत्तर प्रदेश और देश का जो है चौपट हो गया। उस पर जुर्माना भी लगा है, 1 करोड़ का जुर्माना, कि अगर कोई पेपर पकड़ाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसका कोई फर्क देखिए, जुर्माने शासन जो है वो आकपत से चलता है, डर से नहीं चलता है, शासन भय से नहीं चलता है। जुर्माना कितनों भी जो आप लगा देंगे उसका कोई मतलब नहीं। जो हमारा सरकारी लीक में कोई बाहर का आदमी, विपक्ष का तो नहीं जाता लीक कराने, वो तो सरकारी तंत्र ही पेपर वही बना रहे हैं, उन्हीं के शामिल लोग बने हुए हैं, उन्हीं देख रहे हैं, उन्हीं की सुरक्षा में है, उन्हीं की अभिरक्षा में चल रहा है। तो लीक की तो जिम्मेदारी सरकार की है। तो वैसे बचे रहते हैं, जो इधर उधर के लोग पकड़ जाते हैं। लीक तो की लीक यानी हमारे देश में युवाओं के साथ तो एक भद्दा, जिसको कह सकते हैं, मजाक हो रहा है। ना उनको कारोबार मिल रहा है, ना उनको कोई चीज मिल रही है, ना उनको नौकरी मिल रही है, ना उनको व्यापार मिल रहा है। कह दिया जा रहा है कि साहब उनको बेरोजगार मिलती है। इस वक्त जो विधानसभा का उपचुनाव है वो चल रहा है, और हाल ही में उसका चुनाव होना है, मतदान भी होना है, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या सभी सीटों पे जो 10 की 10 सीटें हैं यूपी में, क्या उन पर सपा विजय प्राप्त करेगी? अब तो क्लियर होगा, इस चुनाव के बाद तो वैसे क्लियर हो गया है। लोग उत्तर प्रदेश में जो हमारे लोकसभा का जो रिजल्ट आया है, विशेष करके उत्तर प्रदेश का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बहुत जल्दी बोले भी है, उसमें तो तय हो गया है कि 10 उपचुनाव जो होने, उसमें जनता का मन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भविष्य का मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया। तो 10 की 10 सीटें जो कांग्रेस अलायंस के साथ है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी अपने सब हथकंडे जरूर अपनाएंगे, शासन से लेकर के सारी चीजों का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसका कोई असर नहीं जाने वाला।
जनता जो धन बना, असली मालिक जनता है। और वो हमारे जो है वो समाजवादी पार्टी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पक्ष में वो चल रही है, उसमें कोई इब्बत नहीं। एक पर क्वेश्चन और आपसे कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव था जी, तो उसमें आप कैसरगंज से लड़ रहे थे। जी जी। तो उसमें क्या ऐसा हुआ कि आपको विजय प्राप्त नहीं हुई, कोई ऐसा कारण? अब देखिए, हमारा ये मानना है कि जो संवैधानिकता है, लोकसभा चुनाव हो गया, 1 महीना से ऊपर हो गया, जी इस पे हमारा बयान आ भी चुका है। जी और सच ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पे विश्वास किया और आज भी विश्वास कर रहे हैं। जी हमारे खिलाफ चुनाव आरबीआई लड़ रही थी, ये हमने कहा भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। जी हम नैतिकता पर और जनता के बदौलत चुनाव लड़ रहे थे, हमारे खिलाफ आरबीआई। इसमें जो है वो सीबीआई अगर जांच करा ली जाए, जैसे हम मेनका गांधी जी हाई कोर्ट गई है, मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि चुनाव में हारा हूं, अपनी हार में स्वीकार करता हूं। जी लेकिन हार स्वीकार करने के कारण मेरे यहाँ स्पष्ट है, सभी लोग जानते हैं। हमारा चुनाव ये था कि पूरे उत्तर प्रदेश में कैसरगंज का चुनाव ये माना जाता था कि भगत राम मिश्रा समाजवादी पार्टी से चुनाव कैसरगंज लोकसभा जीत गए, ये चर्चा थी। हाँ, ये चर्चा थी। उस चर्चे पर जो है किस हथियार का प्रयोग किया गया सभी लोगों को मालूम है। आरबीआई चुनाव लड़ी, अंतिम क्षणों में आरबीआई का अस्त्र जो है प्रयोग कर करके चुनाव में उसका असंवैधानिक प्रयोग करके जो है वो संवैधानिकता पर प्रहार किया गया। तो वो चुनाव यही कारण, बाकी कोई कारण नहीं। नैतिकता का कारण, नैतिकता हमारे साथ थी, हमारे साथ था, सही की चीज थी, लेकिन अब आरबीआई का मुकाबला हम नहीं कर पाए और करना भी नहीं चाहिए, वो संविधान के विपरीत है। ये है चुनाव का मुख्य कारण। और आगे के भविष्य के चुनाव, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे आगे आने वाली लोकसभा हो, वो तो उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है। एक ये मामला भी जल्दी चल रहा है कि जो बीजेपी पार्टी है, हाँ। उसमें जो यूपी की सीट है, हाँ। मतलब यूपी की जो कुर्सी है, जो सीएम की कुर्सी है, उस पे उनका आपसी विवाद चल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य जी का और माननीय योगी जी का। तो उससे मतलब जनता पर क्या मैसेज आ रहा है? देखिए, जनता तो वैसे समझ चुकी है, उनके आपसी लड़ाई से उनका अपना अंदरूनी मामला है, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। वो उनका अंदरूनी मामला अपना उतना करेंगे, लेकिन जनता अखिलेश यादव को स्वीकार कर चुकी, चाहे लड़े तो न लड़े तो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना कार्ड जो है माता प्रसाद पांडे का खेल दिया है, और वो कार्ड 2027 तक आज की तारीख में बीजेपी पर भारी हो गया है और भारी रहेगा, उसको कोई हटा नहीं पाएगा। उनकी लड़ाई से कोई मतलब नहीं, उनका अंदरूनी चाहे लड़े चाहे न लड़े, उससे कोई मतलब नहीं। जैसी स्थिति है तब भी, नई स्थिति सब भी, सारे पक्ष, पीडीए में सभी लोग आ गए। पीडीए में पिछड़ा, अगड़ा, दलित, मुस्लिम सबको शामिल किया गया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम लोगों को ये नहीं लगता कि हम कोई पार्टी के अगुवा से बात कर रहे हैं, ये लगता है कि हमारा कोई परिवार का शख्स बैठा है। उनका इतिहास रहा है, एक बार जो समाजवादी पार्टी में जुड़ा उसके साथ उनके परिवार का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पारिवारिक व्यवहार ही रहा। तो हम लोग हैसियत परिवार की तरीके से लड़ाई मन लगा करके लड़ेंगे। पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, मुझसे नहीं, सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पारिवारिक संबंध। ऐसे सबको गले से लगा के चलते हैं, ये उनकी खूबी। अभी मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होना है, तो मिल्कीपुर का माहौल क्या आपको लगता है कि अब मिल्कीपुर में हमारे जिसको भी प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद जी की विरासत थी, उनके अपक्ष में जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको तय करेंगे, मिल्कीपुर में जितने उपचुनाव हैं वो सब में समाजवादी पार्टी चुनाव, जो मिल्कीपुर तो अयोध्या से मिला हुआ है, वहां तो भगवान राम का आदेश अवधेश प्रसाद जी के पक्ष में हो चुका है। मैंने इस पर बयान दिया था कि वो हमारे अवधेश प्रसाद जी जो भगवान के निषाद राज गुई थे, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निषाद राज है, उनको गले लगा के चलते हैं। और भगवान राम ने भी उनके आदेश को गले लगा करके उनको घोषित कर दिया, जो लोकसभा चुनाव जीते हो तो अपने क्षेत्र से भगवान राम ने जो उनको घोषित कर दिया, तो मिल्कीपुर जीत के उनका क्षेत्र से जाएगी, तो पक्का है। ये तो ईश्वर भगवान राम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं राजू महान दास, तो उन्होंने एक कमेंट किया था जब बीजेपी हारी थी अयोध्या में, तो उन्होंने कमेंट ये किया था कि अगर जब रामायण हुई थी उस टाइम भी अगर राम भगवान जो सुग्रीव की सेना के लेकर लड़ाई की, राम मतलब लंका पर चढ़ाई की, अगर वो चढ़ाई ना करके उनको सुग्रीव की सेना ना बुला करके अगर वो अयोध्या वासियों को लेकर जाते, तो अयोध्या वासी वहां पर सोने की लंका देकर उनसे डील कर लेते और जो विजय प्राप्त की वो विजय नहीं हो पाती। ये लोग लालच में आकर हरा लेते हैं, चले आते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब आप कहा कि राजू दास ने अयोध्या के लोगों के ऊपर आरोप लगाया जी, लालच में चले गए जी। ये उनका निजी विचार है, वो चूंकि महंत के चोले में है तो मैं उन पर कोई कमेंट, हमारे लिए सभी साधु महंत ऋषि मनीषी, तो वो भी मैं उनको वैसे मानता हूँ। लेकिन अयोध्या में रहने वाले बड़े बड़े संत हैं,
ऋषि हैं, मनीषी हैं, महंत हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं, जी क्षेत्रीय हैं, साधु हैं, उसी में नित्य गोपाल दास जी हैं, कमल नयन शास्त्री हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, एक से एक ऐसे संत पड़े हैं जिनके बारे में भगवान राम के तुल्य ऐसे भक्त हैं जो राम के तुल्य बिल्कुल उनमें लीन है। जी वो गलती कर ही नहीं सकते, उन्होंने राम के आदेश पर उन्होंने वोट किया है। और ऐसे संतों को लालची कह देना, जी उस पर मैं उनसे भी क्षमा मांग रहा हूँ कि क्षमा मांग ले जनता से, अगर उन्होंने कहा है। अयोध्या की जनता भगवान राम के तुल्य, ये कहा गया कि जिधर राम के समय में भी राम राज में रहने वाले राम तो अपने परिवार के तुल्य जो है जनता की मानते थे, तो वो कहाँ चला जाएगा। सारे संत महंतों पर आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें महंत लोग जाने। मैं तो सभी महंतों को प्रणाम करता हूँ। ऋषि मनीषी की नगरी में ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लालच कहाँ, गुरु वशिष्ठ थे, उनके कहाँ लालच थी। उन्होंने गद्दी पे बैठाया भगवान राम के, जिसका आदेश हुआ उन्होंने वहां की ऋषि मुनीषियों ने अवधेश प्रसाद जी को गद्दी पे बैठा दिया। ये उनका निजी विचार है। ऐसे लोगों को ऐसा कहना बहुत हमारे हिसाब से तो निंदनीय है। और लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रणाम करता हूँ, तो वो भी संत के चेले में इस नाते प्रणाम करता हूँ। बाकी उनके विचार ठीक नहीं। विचार तो हमारे अयोध्या के संतों का निर्णय है, भगवान राम का निर्णय है। उसमें कोई जो भी कमेंट करे उसका कमेंट ठीक नहीं। अयोध्या की जनता कहाँ लालची है ही नहीं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए पॉडकास्ट में।